स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, क्या भारत में सिर्फ एक वोट पूरी सत्ता को हिला सकता है, पूरी सरकार गिरा सकता है, और वह वोट भी जो विधानसभा के चुनावों में पड़ा। मैं विधायिका के अंदर की वोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोकसभा या विधानसभा के अंदर के वोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विधानसभा चुनावों की बात कर रहा हूं। क्या तमिलनाडु की बनी हुई नई सरकार, विजय की, सुपरस्टार विजय की सरकार शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर ही अस्तित्व के संकट में आ गई है? क्या एक पोस्टल बैलेट मुख्यमंत्री की कुर्सी हिला सकता है? और क्या मद्रास हाईकोर्ट तय करेगा कि अब प्रक्रिया को बड़ा माना जाएगा या न्याय को? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की जो तमिलनाडु में इस समय मुख्य रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने तमिलनाडु की राजनीति में एक विस्फोट कर दिया है। दोस्तों, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र का वह पन्ना है जो शायद आज पहली बार लिखा जा रहा है। अगर हम मामले की बात करें तो मामला बहुत सीधा है लेकिन बहुत पेचीदा है। तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट है, सीट का नाम है तिरुपट्टुर। इस तिरुपट्टुर सीट पर TVK और DMK के बीच में मुकाबला था, और मुकाबला इतना कड़ा था कि DMK उम्मीदवार सिर्फ एक वोट से हार गया। अब ट्विस्ट यहां पर है कि एक सरकारी कर्मचारी का पोस्टल बैलेट जो शिवगंगा जिले के तिरुपट्टुर जाना था, वह गलती से तमिलनाडु के तिरुपट्टुर जिले में चला गया। वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने कैंडिडेट्स में नाम ना होने के कारण इस वोट को रिजेक्ट कर दिया। यह है बेसिक मामला। अब ध्यान दीजिए, अगर वोट यह सही जगह पहुंच जाता, उस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां इस पोस्टल बैलेट को पहुंचना था पहुंच जाता, तो क्या होता? तो वहां पर TVK और DMK दोनों के प्रत्याशियों के वोट होते समान, और ऐसी स्थिति में लॉटरी निकाली जाती और सीट का परिणाम बदल सकता था। जब सत्ता का अंतर बहुत कम हो, 119-120 के आसपास समर्थन है विजय के पास, तो एक एक सीट सरकार की स्थिरता तय करती है। और आपने देखा होगा 3 बार जो राजभवन है वहां जाकर के विजय ने अपना दावा पेश किया था। यह मामला कितना गंभीर है, इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन यानी कि संडे के दिन इस पर सुनवाई की, क्योंकि यह मामला अर्जेंट था। 2 दिन के भीतर विजय की शपथ विजय का फ्लोर टेस्ट होने वाला है। तो समझिए, अगर छुट्टी के दिन अदालत खुलती है तो यहां पर मामला केवल कानून का नहीं रहता है, यह सॉवरेनिटी और स्टेबिलिटी का मामला बन जाता है। और यहां पर इस केस में 2 अलग अलग विचार हैं, उन दोनों विचारों को भी समझिएगा, दोनों पक्षों को भी समझिएगा। एक पक्ष है DMK का, जिसे मुकुल रोहतगी प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां पर कोई इलेक्टोरल फ्रॉड तो हुआ नहीं है, यहां पर महज एक ह्यूमन क्लरिकल एरर है। इस ह्यूमन क्लरिकल एरर यानी कि डाकिये या क्लर्क की गलती से जनता के मैंडेट को नहीं बदला जाना चाहिए। इसीलिए हाईकोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत तुरंत दखल देना चाहिए और दोबारा से वहां पर गणना होनी चाहिए। जबकि जो विपक्षी दल है, यानी कि जो सरकार आज जिनकी है TVK की, और इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि कानून यह कहता है कि एक बार परिणाम घोषित हो गया तो उसे सिर्फ इलेक्शन पिटीशन द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि अगर इलेक्शन पिटीशन सुना जाता है तो इसमें महीनों का समय लगेगा। महत्वपूर्ण रूप से एक पक्ष आर्टिकल 226 को फेवर कर रहा है, एक 329B को फेवर कर रहा है, जहां पर हाईकोर्ट को बीच में अब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। प्रक्रिया यही कहती है। यानी कि यहां पर लड़ाई जो है वो सिर्फ एक वोट की नहीं है, अब लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन बनाम प्रोसीजर की, जस्टिस बनाम टेक्निकलिटी की। और दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें चंडीगढ़ के मेयर वाला वो केस भी याद रखना चाहिए। वहां पर भी बैलेट कंट्रोवर्सी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने CCTV देख करके वोट्स को कहा था कि वोट्स जो हैं वो गलत तरीके से रिजेक्ट किए गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सीधे विनर घोषित किया था चंडीगढ़ मेयर वाले केस में। अब क्या हाईकोर्ट के पास वैसी शक्तियां हैं? तो देखिए, अगर हम टेक्निकली कहें, तकनीकी रूप से कहें, तो अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन बहुत व्यापक है। यहां तक कि उसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जो शक्तियां प्राप्त हैं उससे कहीं ज्यादा विस्तारित शक्तियां 226 में दी गई हैं। लेकिन प्रश्न यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि क्या हाईकोर्ट
पूर्ण न्याय की स्थापना करने के लिए चुनाव प्रक्रिया के बीच में लक्ष्मण रेखा को पार करेगा। अब अगर हाईकोर्ट ने इंटरवीन कर दिया तो इंडियन इलेक्शन लॉज की इंटरप्रिटेशन बदल सकती है, और अगर नहीं किया तो होगा इलेक्शन पिटीशन, जो कि महीनों का समय लेगा। और ध्यान रखिएगा, राजनीति महीनों का इंतजार नहीं करती है, सत्ता तुरंत क्लैरिटी मांगती है। और यही कारण है कि इस वक्त पूरा तमिलनाडु का गवर्नेंस इकोसिस्टम टेंशन में है। तो विजय, जिन्होंने सरकार बनते ही बम्पर घोषणाएं शुरू कर दी हैं, एक तरफ कानूनी जंग चल रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विजय ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही नैरेटिव वॉर शुरू कर दी है। देखिए, उन्होंने कहा कि मैं एक वाइट पेपर लाऊंगा, और उन्होंने बताया कि 2021 में तमिलनाडु पर 5 लाख करोड़ का कर्ज था, जो कि 2026 तक 10 लाख करोड़ हो गया। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया, महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का वादा किया। अब विजय ने वही रास्ता चुना है जो कभी शायद अरविंद केजरीवाल ने चुना था। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप 10 लाख करोड़ के कर्ज में हैं तो ये फ्रीबीज अर्थव्यवस्था को कहां ले जाएंगी, राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे? क्या विजय तमिलनाडु को इंडस्ट्रियल हब बनाने की ओर ले जाना चाहते हैं, या केवल लोक लुभावन वादों के सहारे चलना चाहते हैं? देखिए, गवर्नर ने विजय को बहुमत सिद्ध करने के लिए महज 2 दिन का समय दिया है, और यह समय कम इसलिए रखा गया है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो सके। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला अगर सीट बदल देता है, यानी कि संख्या बल अगर 119 या 118 पर अटक जाता है, तो क्या तमिलनाडु में फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं शुरू होगी? दोस्तों, कई बार इतिहास युद्धों से नहीं बदलता है, इतिहास बदलता है एक फैसले से, एक गलती से, और कभी कभी सिर्फ एक वोट से। अमेरिका में जॉर्ज बुश बनाम अल गोर का इलेक्शन याद कीजिएगा, कुछ 100 वोटों ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन बदल दी थी। आप वोट का महत्व तो इससे समझ सकते हैं। भारत में भी कई सांसद और विधायक 1 या 2 वोट से जीत जाते हैं या हार जाते हैं। लेकिन यहां पर मामला उससे भी थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यहां पर सवाल हार जीत का नहीं रह गया है। अब सवाल है कि क्या लोकतंत्र में प्रोसीजरल मिस्टेक जनता के मैंडेट को बदल सकती है? क्या कानून टेक्निकलिटीज को बचाएगा या न्याय करेगा? और यही कारण है कि यह मामला सिर्फ तमिलनाडु का नहीं रह जाता, यह फ्यूचर इंडिया के हर क्लोज इलेक्शन कंटेक्स्ट का एक प्रेसिडेंट बनने वाला है। और तमिलनाडु के हाईकोर्ट का, मद्रास हाईकोर्ट का यह डिसीजन एक लैंडमार्क डिसीजन होने जा रहा है। तो दोस्तों, यह लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि हर वोट सही जगह पर पहुंचे, सही तरीके से गिना जाए। ऐसा ना हो कि उसकी गणना ही सही तरीके से ना हो, जनता के मैंडेट को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन अगर एक वोट ही विवाद बन जाए तो फिर सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं रह जाता है, सवाल लोकतंत्र की क्रेडिबिलिटी का भी बन जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या हाईकोर्ट 226 के अंतर्गत रिलीफ देगा? क्या इलेक्शन कमीशन अपना स्टैंड बदलेगा? क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? क्या आर्टिकल 142 फिर चर्चा के केंद्र में आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच एक वोट तमिलनाडु की सरकार गिरा सकता है? देखिए, यहां पर अपने विचार भी अवश्य दीजिएगा और बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं कि तमिलनाडु का यह एक वोट का गेम किस तरफ बैठेगा? और क्या तमिलनाडु की सरकार की अस्थिरता ही विजय के जो सपने हैं, जनता को लेकर, राज्य को चलाने को लेकर के जो आइडियाज़ हैं, उन पर एक तरीके से रोक लगा देगी? अपने विचार अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे यहाँ सभी यूपीएससी कोर्सेज पर उनको 50% का फीस का डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी का ऑफर दिया जा रहा है। यह 15 मई तक ऑफर आपके लिए उपलब्ध है। तो आप हमारे यहाँ हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में या बाइलिंगुअल कोई भी बैच लेते हैं तो आप हमारे इस ऑफर के लिए एलिजिबल होंगे 15 मई तक। हमारे कोर्सेज की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी कोर्स खरीदने के लिए जाइएगा तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।